नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और खबर आपके सामने लेकर आए हैं ईरान से, जहां एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को एक शख्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वरिष्ठ ये जज बताए जा रहे हैं और उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये शख्स बेहद गुस्से में था। हालांकि जांच जारी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इन दोनों जजों को हैंगमैन के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि सबसे ज्यादा मौत की सजा, फांसी की सजा इन दोनों जजों ने लिखी दी और जिसके बाद इनका नाम ही हैंगमैन जो है वो पड़ गया। बहुत सारे तथ्य जो है ईरान के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और अब क्योंकि तस्वीरें सामने आई हैं, जो खमेनेई है वो इनके अंतिम संस्कार में जो आखिरी राइट्स हैं उसमें भी यहां पर पहुंचे और उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। खमेनेई को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या उनको भी डर सता रहा है, उनको जान का खतरा है? क्योंकि हम जानते हैं इजराइल जो है वो सीज फायर गाजा में जरूर कर चुका हो, लेकिन ईरान से उसने अपनी नजर नहीं हटाई है। तो क्या अब खामेनेई को भी डर सता रहा है अपनी मौत का? पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर 2 जज जो उनकी हत्या हुई है, कैसे, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, आपने सही बताया। मैं भी देख रहा था आंकड़े। पिछले साल यानी 2024 में 900 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। सजाए मौत 1 साल? ईरान में एक साल में, सिर्फ 2024 में। जी। और वहां ये लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि देखिए, वहां हत्या, ड्रग्स का कारोबार अगर आप करते हैं, अगर आप रेप करते हैं तो इसके लिए फांसी की सजा है। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि खमेनेई जो हैं, वहां के सुप्रीम लीडर, अपने पॉलिटिकल राइवल्स या फिर जो उनकी आलोचना करते हैं, इन अपराधों की आड़ में उन्हें भी मौत की सजा सुना रहे हैं। ये आरोप है। और इन जजों को जिस तरह से मारा गया है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि वाकई ये मतलब कि रिएक्शन है जो 900 लोगों को जो फांसी दे रहे हैं एक एक साल में, और हैंगमैन जैसा आपने खुद बताया ये जज दे रहे हैं। लेकिन उससे भी एक बड़ा सवाल है जिससे पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ है। जब इन दोनों जजों की हत्या हुई तो उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए खमेनेई साहब आए और उनकी तस्वीरें देखिए, और बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये इतने मोटे क्यों दिख रहे हैं, अंदर कहीं बुलेट प्रूफ जैकेट तो नहीं पहन रखा है। तो एक ऐसा देश है जहां के सुप्रीम सैन्य लीडर मारे जा चुके हैं, जहां के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मारे जा चुके हैं। तो खमेनेई की जान को लेकर या उनकी सुरक्षा को लेकर वाकई चिंता है ईरान के अंदर। और ईरान में एक बात कहा जा रहा है कि आपने सही कहा कि गाजा में संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन हो सकता है कि अगला निशाना ईरान हो। और ईरान में ऐसे शुरू नहीं होगा। वहां पहले तो अंदर से, अभी देखिए क्या है ना कि आयरन हैंड से बिल्कुल कंट्रोल किए हुए है। आपने खुद बताया 900 लोगों को फांसी की सजा दी जा रही है। और ये जो हिजाब मूवमेंट चला है, तो ये जो अभी जो मौजूदा वहां की सरकार है या खमेनेई है, इनके खिलाफ जनता में गुस्सा है, लेकिन उसे भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है और उसको चैनलाइज किया जाएगा पहले, चाहे महिलाओं को या बच्चों को, या जिस तरह से सजाए मौत दी जा रही है, वो मोर लिबरल ईरान की स्थापना की बात वहां चल रही है कि जहां पे हर किसी को स्वतंत्रता हो, हर किसी को बोलने की आजादी हो। इस तरह नहीं चल सकता, ये तानाशाही नहीं चल सकती। तो इसे लेकर ईरान में अंदर ही अंदर, ईरान में एक वोल्केनो आप बोल सकते हैं ना, वो है, वो कभी भी इरप्ट कर सकता है। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि एक टारगेट किलिंग की बात भी आ रही है कि जो बड़े लीडर्स हैं उन्हें एक एक करके एलिमिनेट किया जा रहा है। तो प्रेशर तो है। और जिस देश का सुप्रीम कोर्ट या सेना का सबसे बड़ा कमांडर मारा जा चुका हो, या सबसे बड़ा नेता बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा हो जान के डर से, तो समझिए कि वहां स्थिति कितनी विकट है। जो 2025 तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2025 तैयारियों का साल होगा, लेकिन 2026 में ईरान में देखिएगा बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ हो सकता है कि ईरान गृह युद्ध की चपेट में आ जाए, हो सकता है कि ईरान पे हमले हो, अलग तरीके के हमले। और क्योंकि पंकज जी, ट्रंप ने जब कल शपथ ली तो हम और आप जुड़े हुए थे उस वक्त, जब बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आता है और ट्रंप को बधाई देते हैं, तो अपने वीडियो संदेश में वो ईरान का जिक्र करते हैं
और कहते हैं कि ईरान के जो टेरर नेक्सस है उसको हमें कुचलना है, हमें साथ मिलकर। इस बात को ट्रंप से कहते हुए, यानी कि अमेरिका से कहते हुए नजर आते हैं। यानी कि इस मामले में भी वो ईरान को धमकी देना नहीं भूले। बिल्कुल। और एक बात जान जाइए कि ये जो ट्रंप है किस पार्टी के हैं, और इन्हीं की पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक्सिस ऑफ एविल शब्द इजाद किया था कि 3 देश ऐसे हैं जो कि एविल शक्ति हैं, वो ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। रशिया युद्ध में आ चुका है, नॉर्थ कोरिया की क्या हालत है, तीसरा ईरान ही है। तो ईरान मुझे लगता है कि अमेरिका के भी निशाने पर है, नेतन्याहू के ही नहीं, अमेरिका के भी निशाने पर है। एक बात जान जाइए कि हर कोई जानता है दुनिया में कि हमास ने जो अटैक किया था इजराइल के अंदर, हमास चेहरा था, पीछे से शक्ति कोई और काम कर रही थी, वो शक्ति ईरान थी। और इजराइल अपने यहां अपने नागरिकों को मारने वाले, और खुद ही बताया था कि ये इजराइल के हिस्ट्री में सबसे बड़ा आतंकी हमला था। तो वो माफ तो नहीं करेगा, वक्त लग सकता है, लेकिन देखिए कि वो तैयारी का ये वक्त है। इसलिए मैंने कहा कि 2025 जो है वो तैयारियों का वक्त है। 2026 में ईरान में बहुत कुछ होने वाला है, और इसी डर से ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक संधि साइन की है रशिया के साथ कि कम से कम ये हम बताएं ईरान कि हम अकेले नहीं हैं, बड़े बड़े देश हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। देखिएगा आने वाले दिनों में चाइना के साथ भी उसका हो सकता है कुछ संधि की खबरें आए। तो चाइना और रशिया का सहारा लेना चाहता है ताकि उस पर डायरेक्ट अटैक करने की कोई जरूरत नहीं कर सके। और अरब देशों में मैं बताता हूं, अरब देशों में जितनी तबाही ईरान ने मचाई है अपने प्रॉक्सीज के जरिए, ये हिजबुल्ला, हुती, हमास, ये तीनों एक ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं, और ये ईरान के कहने पर लड़ रहे थे। तो बहुत सारे अरब देश ये चाहते हैं, खास करके सुन्नी मुल्क सारे के सारे ये चाहते हैं कि ईरान बर्बाद हो। तो सोचिए कि अरब देश चाहते ही हैं कि ईरान बर्बाद हो, इजराइल चाहता है ईरान बर्बाद हो, अमेरिका चाहता है ईरान बर्बाद हो, और ईरान के अंदर भी कुछ लोग चाहते हैं कि खमैनी का शासन चला जाए। तो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, आने वाले वक्त में देखिएगा काफी कुछ होगा। और मुझे लगता है कि ट्रंप के पूरे कार्यकाल में एक अमेरिका बिना युद्ध के नहीं रह सकता, और ट्रंप भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जो पिछले कार्यकाल नहीं में छोड़ने वाले, ज्यादा प्रतिबंध ईरान पर लगाए थे, वो प्रतिबंध अब शायद और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। लेकिन ईरान जो है वो एक अलग तरीके से तैयारी कर रहा है। जो हाल ही में खबर आई कि नेवल बेस उसने जमीन से 500 मीटर नीचे बनाकर तैयार किया है। वो दावा ये कर रहा है, उनकी सरकारी मीडिया है ईरान की, वो ये दावा करती है कि अमेरिका तक उसके जो युद्धपोत हैं वो उनको मारने की क्षमता वो रखते हैं। तो ये जो प्लानिंग जो की जा रही है, जमीन के नीचे रची जा रही है साजिश, इसका खुलासा भी इस पे नजर इजराइल की तो है ही। अमेरिका जल्दी ही सख्त एक्शन लेगा इस पर भी। और एक बात जान जाइए, ईरान अपनी राजधानी भी ट्रांसफर करने वाला है तेहरान से। वो तेहरान से हटा के मशरक की तरफ आने वाला है, वो और दक्षिण पाकिस्तान से सटा हुआ आएगा, क्योंकि पता है कि इस पे जो अटैक होगा वो नॉर्थ साइड से होगा। तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा सावधान है। उसे पता है पाकिस्तान साइड से इस बार होने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन वो अपनी राजधानी को सुरक्षित करना चाहता है, अपने बड़े नेताओं को सुरक्षित करना चाहता है, और इस वजह से वो मशरक की तरफ आ रहे हैं। और ईरान में अंदर ही अंदर उस युद्ध की तैयारी चल रही है जो कि होने वाला है, अवश्य भावी, जिसकी मतलब कि होने के चांसेस सबसे ज्यादा है ना, उस युद्ध की तैयारी कर रहा है। और साथ ही साथ ईरान एक और पिक्चर दुनिया को पेश कर रहा है कि हम लिबरल हो रहे हैं। एक खबर आई थी बीच में कि ईरान में 35% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, मस्जिदें खाली हैं। और वहां फिर बहुत सारे इस तरह की खबरें आई थी कि वहां के लोग जो है ना, वो अपने आप को मोर डेमोक्रेटिक, मोर लिबरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दुनिया को ये भी दिखाया कि देखिए हम उतने कट्टर नहीं जितना अमेरिकी मीडिया बता रहा है, और हम तो सबके साथ इंगेज करने के लिए तैयार हैं। अभी 2 दिन पहले ही ईरान के एक लीडर ने उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के लिए मुश्किल कर देगा कि वो अटैक करे तो बहाना क्या बनाए। हालांकि अमेरिका को बहाने की कमी नहीं रहती, उसको जिस देश को नाश करना होता है कुछ ना कुछ बोल ही देता है। अगर कुछ नहीं मिला तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल ही देगा। ईरान के साथ भी तो ऐसे भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर कई तरह के सवाल हैं। तो देखिए जो अगला जो युद्ध जो कि ये जिसे बोल सकते अमेरिका इजराइल वगैरह लड़ने वाला है, वो ईरान के खिलाफ होने वाला है, और इस बात के लिए तैयार रहे दुनिया।
और इसलिए जो ट्रंप है ना, वो रशिया को इंगेज कर रहे हैं, इसलिए रशिया को इंगेज कर रहे हैं ताकि रशिया इस मामले में मत पड़े। नहीं बिल्कुल, और ईरान की मुश्किलें बढ़ ही रही हैं, ईरान भी इस बात को समझ रहा है। लेकिन आपने जो लिबरल वाली बात कही वो बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो वहां के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिशकियान, वो कहीं ना कहीं लिबरल सोच के माने जाते हैं। और ईरान में जो हिजाब थोपने को लेकर जो बहुत समय से महिलाएं जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो वहां की लड़कियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसके विरोध में तमाम चीजें करती हुई नजर आ रही हैं। इसके लिए बहुत लिबरल भी वहां के राष्ट्रपति हैं। और दूसरी बात ये, खामेनेई साहब के पास अभी तक कोई अपना उत्तराधिकारी मिला नहीं है, तो उनके बाद क्या, वो उनको अभी समझ नहीं आ रहा है। और इनकी भी कितनी उम्र बाकी है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी बुढ़ा रहे हैं ना धीरे धीरे। तो उत्तराधिकार को लेकर भी एक इंटरनल संघर्ष तो चल ही रहा है वहां पे। अभी देखिए 1 साल तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी तैयारी करेंगे और हर मोर्चे पे तैयारी होगी, माहौल जमीन बनेगा, और उसके बाद देखिएगा कि 2026 क्रूशियल है ईरान के लिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल, चलिए अब देखने वाली बात होगी कि ईरान के साथ क्या होता है, ट्रंप कैसे पेश आते हैं, या फिर इजराइल जो है वो अपनी नजर ईरान से हटाता है या नहीं हटाता है। मुझे तो लगता है कि नहीं हटाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अड़ा हुआ है इस चीज को लेकर, और वो बहुत सतर्क है। इस बार वो नहीं भूल रहा है 7 अक्टूबर वाली जो घटना 2023 में उसके साथ हुई, वो बिल्कुल नहीं भूल रहा है इजराइल, और सब चीजें उसे याद है। और इसी को लेकर जो आईडीएफ है या फिर खुद बेंजामिन नेतन्याहू के वहां के प्रधानमंत्री हो, वो उसको लेकर सख्त रहते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपको हमारे जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताएंगे। और ऐसे ही देखते रहे, आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।